देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस हम जानते हैं ये भी पी ब्लॉक में जो 15वां वर्ग है उसी का एक सदस्य है नाइट्रोजन फैमिली का, है ना। अब फास्फोरस जैसे हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है, कार्बन के कई अपर रूप होते हैं। कार्बन का एक तो आप जानते हो हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है ना। ये सब कार्बन ही होता है, लेकिन उसी का अपर रूप है। मतलब सभी जो है ये कार्बन की सहायता से ही बने हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसी तरीके से जैसे कार्बन के दो अपर रूप आपको हमने बताया, हीरा और ग्रेफाइट होता है, उसी तरीके से फास्फोरस जो होता है जिसका सूत्र होता है पी, ठीक, प्रतीक पी होता है, तो इसके भी कई अपर रूप हैं और इसके कई सारे अपर रूप होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें प्रमुख जो पढ़ने हैं वो 4 मुख्य रूप से होते हैं। 4 मुख्य रूप से कौन है? एक तो ये चारों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये पहला है सफ़ेद फास्फोरस, इसी को हम पीला फास्फोरस कहते हैं। तो सफ़ेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस क्यों कहते हैं अभी आपको बताएंगे। दूसरा है काला फास्फोरस, फिर बैगनी फास्फोरस और लाल फास्फोरस। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो ये दोनों हैं, सफ़ेद फास्फोरस और कौन सा? लाल फास्फोरस। ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन्हीं का अध्ययन हम करेंगे, एकदम चार्ट की सहायता से इनको याद कर लेंगे। एक तरफ हमने इधर लिखा हुआ है सफ़ेद फास्फोरस और एक तरफ हमने लिखा हुआ है लाल फास्फोरस, ठीक है। हम इनकी संरचनाओं को पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, बाकी इनमें क्या अंतर होता है ये भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो फास्फोरस होता है जब ये अणु के रूप में आता है, जैसे आप जानते हो जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो होता है, लेकिन जब ये परमाणु कि अणु के रूप में आता है तो O2 हो जाता है कि नहीं। जैसे N है तो जब ये परमाणु के रूप में होता है तो N होता है, और जब ये अणु के रूप में आता है तो N2 के रूप में हो जाता है। इसी तरीके से जो फास्फोरस होता है ये जब परमाणु के रूप में होता है तो P होता है, लेकिन जब ये अणु के रूप में आता है तो इसका सूत्र हो जाता है P4। क्या हो जाता है? P4। ये बिल्कुल आप याद रखोगे, क्या सूत्र हो जाता है इसका? P4। ये परमाणुविक रूप है इसका, ठीक। ये कौन सा है? आणविक रूप। ये आणविक रूप है, ये कौन सा? परमाणुविक रूप, ठीक। समझ पाए? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, इसकी संरचना जो फास्फोरस की होती है तो इसका भी चाहे सफ़ेद फास्फोरस हो चाहे लाल फास्फोरस हो, सभी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? P4 हो गया। क्या होगा? P4 ही होगा। लेकिन इनमें अंतर एक थोड़ा सा ये रहता है कि इनकी जो संरचनाएँ होती हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी अलग अलग रहती हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सफ़ेद फास्फोरस का सूत्र भी P4 होता है, लाल फास्फोरस का भी सूत्र भी P4 होता है। अब हम बात करेंगे संरचना के बारे में। तो संरचना के बारे में जब हम बात करेंगे तो जैसे आप अमोनिया की बात करते हो, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है कि नहीं? H3। तो अमोनिया इस तरीके से तिकोना बना लेती है, ऊपर इसके पास एक बैलेंस बना रहता है, दो ये, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो सहसहयोगी युग्म इस तरीके से बना रहता है। तो अमोनिया की संरचना कुछ ऐसी होती है कि नहीं? तो एकाकी युग्म यहाँ पे बना रहता है। तो अगर हम बात करेंगे अमोनिया पे संकरण कितना होगा, तो अमोनिया पे संकरण की बात करेंगे तो इस पे होता है sp3। कभी हम आपको संकरण निकालना भी बताएंगे। तो अमोनिया पे क्या होता है? sp3 संकरण होता है। तो इसमें भी कितने 4 दिख रहा है ना, 4 p हैं, कितने हैं? 4। यहाँ भी 4 लोग थे, 1 2 3 4, तो इस पे sp3 संकरण है। तो इस P4 पे भी संकरण कौन सा होगा? sp3। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए सफ़ेद फास्फोरस या लाल फास्फोरस पे संकरण कौन सा होता है? तो sp3 होता है। कौन सा होता है? sp3। क्लियर? एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसकी संरचना कैसी होती है ये देख लेते हैं ध्यान से। तो देखो यहाँ पे इसकी संरचना कैसी बनी होती है, इसको समझो आप लोग। देखो इसकी संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पे जिस तरीके से वो आप देख रहे हो ना नाइट्रोजन वाला, उसी तरीके से इसकी भी संरचना कुछ बनी होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखो इधर एक Pa, ठीक है, एक Pa और ये चौथा P थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। क्लियर? अब हमको मालूम है कि जो फास्फोरस होता है इसकी बाहरी कक्षा में, अगर देखो अब यहाँ पे संयोजकता की बात करोगे तो कितने, जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। यानी 3 बंध बनाएगा कि नहीं? देखो नाइट्रोजन 3 बंध बनाया, 1 2 3। तो इसी की फैमिली का तो सदस्य है ये फास्फोरस, तो ये भी 3 बंध बनाएगा, 1 2 3 बनाना चाहिए इसको भी। तो देखो ये कैसे बनाता है, इसको समझो आप लोग, ठीक है। तो ये फास्फोरस कैसे बनाएगा, ये वाला देखो, पहले इसका बात करेंगे। तो एक तो बंध इधर बना लेगा, एक इधर बंध इधर बना लेगा, 2 हो गए, और एक इसके साथ बनाएगा, ठीक। तो लेकिन ये इसके साथ बनाएगा तो ये वाला जो बंध होगा ये डॉटेड होगा ऐसे, ठीक है। ये ऊपर वाले के 3 होगा कि नहीं? देखो भाई, जैसे अमोनिया यहाँ पे देख रहे हो, यन नाइट्रोजन है, इसी की फैमिली का सदस्य, ये इसने 1 2 और 3 लोगों के साथ बंध बनाया है। क्यों? क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार ये फास्फोरस भी उसी फैमिली का सदस्य है,
तो इनको सभी को भी तीन 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 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, यानी तीन तीन ही बंद ही बनाएंगे। तो पहला वाला तो 3 बंद बना चुका है, अब दूसरे पे विचार करेंगे तो एक बंद तो ये इधर बना चुका है, एक बना लेगा इधर, 2 हो गए, और एक बना लेगा इसके साथ, वो डॉटेज रहेगा। कैसा रहेगा ये? डॉटेज। क्लियर? नीचे वाला। ठीक, आगे देखो, अब इसकी बात करेंगे तो एक तो बंद इसका ये इधर हो गया, एक इधर हो गया, और एक इसके साथ बना लेगा, 3 हो गए इसके। अब इसकी बात करेंगे तो इसके 3 हो गए, देखो 1 2 3 होगा कि नहीं? तो सभी ने 3 3 बना लिया कि नहीं? क्लियर? तो देख रहे हो, तो इस तरीके से कुछ संरचना होती है किसकी? सफ़ेद फास्फोरस की। कैसी होती है? ऐसी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, सफ़ेद फास्फोरस की संरचना जो इस तरीके से होती है, तो इनके बीच ये जो कोण होता है, ये वाला, ये कोण होता है कितना? यहाँ पे अगर नापा जाता है, ये 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 अंश का। कितने का होता है? 60 अंश का। लेकिन ये कोण, ये हमेशा, ये जो फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस है, इसका कोण होना कितना चाहता है? इसका कोण जो है ये होना चाहता है प्रैक्टिकल रूप में 109.28। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब है कितना वास्तव में? 60, लेकिन ये बड़ा होना चाहता है। तो जब ये बड़ा होना चाहेगा तो ये बिल्कुल धक्का मारता रहता है। अब जहाँ ये धक्का मारेगा तो इसमें अपने आप इसके बंदों के बीच खिंचाव यानी तनाव रहता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? इसके बंदों के बीच हमेशा तनाव रहेगा। अब जब ज़्यादा इनके बॉन्डों के बीच तनाव रहेगा, इसी कारण जो तुम्हारा सफ़ेद फास्फोरस होता है, ये कैसा होता है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? किसके कारण तनावहीन होता है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सफ़ेद फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है कि लाल फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है? तो बताओगे सफ़ेद फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्योंकि इसके बीच जो बंद कोण होता है वो 60 अंश होता है, लेकिन ये होना चाहता है कितना? 109.28। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहता है, इसलिए ये अपने बंद को फैलाना चाहता है, और जब फैला रहा होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, और तनाव आने के कारण ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये इतना क्रियाशील होता है कि अगर सफ़ेद फास्फोरस को ऐसे वायु में खुला रख दो, ऐसे वायु में रख दो खुला, तो ये क्या करेगा? तुरंत वायु के साथ क्रिया कर लेगा। क्या करेगा? तुरंत वायु के साथ क्रिया कर लेगा, और लगभग ये जलने भी लगता है। जैसे सोडियम जो होता है, सोडियम है, सोडियम को अगर खुले वायु में रख दो तो वो जलने लगता है, पानी में उसको ऐसे फेंक दोगे तब भी जलने लगेगा। तो पहले के जो बाबा वगैरह होते थे, जब साइंस इतनी भी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तो बाबा जादू दिखाने आओ, जादू दिखाते हैं, तो सोडियम फेंक देते पानी में, देख बेटा आगे लगा दिया हमने, हैं। और जो ग्रामीण थे बेचारे खुश हो गए, अच्छा ये बाबा साहब आगे लगा देते पानी में। तो वास्तव में जब साइंस अब थोड़ी विकसित हुई तब लोग जानने लगे, अरे ये तो साइंस का चीज़ है कि पानी में जो आग है वो सोडियम के कारण लगती है, यानी सोडियम जो है पानी में भी जल जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसी तरीके से ये भी, जैसे सोडियम जो है वो खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है, उसी तरीके से सफ़ेद फास्फोरस भी जो है, इसको खुले में रखोगे तो ये भी आग पकड़ लेता है, जलने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया पहला कि इसकी संरचना किस तरीके से होती है? इस तरीके से बंधी होती है, इसमें तनाव बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसका सूत्र P4 होता है। क्लियर? और कुछ बातें जान लेते हैं इसके बारे में। जब इसको तुम खुले में रख दोगे तो P4, देखो ध्यान समझना, P4, इसको याद रखो आप लोग, जो P4 है ये, इसको अगर खुले वायु में रखोगे, इसको खुले अगर वायु में रखोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला, येलो। नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, नहीं समझ पाए? जैसे इसको तुम खुला रखोगे, मान लो अगर ये जो है विशेष चीज़ जो बंद करके रखा जाता है बॉक्स में, लेकिन अगर इसको तुमने खुला रख दिया वायुमंडल में, तो ये वायु के साथ क्रिया करके अपना रंग बदल लेगा, सफ़ेद से कैसा हो जाएगा? पीला। इसी कारण इसको हम पीला फास्फोरस भी कहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सफ़ेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस दोनों एक ही हैं। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, इसको अगर खुला वायु में रख दोगे तुम डब्बे से निकाल करके, तो कैसा हो जाएगा? पीला। इसीलिए इसको सफ़ेद या पीला फास्फोरस भी कहते हैं, और ये बहुत क्रियाशील है। आगे इसके कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। देखो अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक, इसकी संरचना, तो लाल फास्फोरस की संरचना कैसी होती है इसको समझो। इसका भी सूत्र क्या होता है? P4 ही होता है। इसका भी सूत्र P4 ही होता है। इसका जो संरचना कैसी होती है इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान समझना है, ये P और P इस तरीके से यहाँ पे हैं। ठीक, इधर भी एक हम बना लेते हैं P। देखो अब यहाँ पे हमने आपको बताया इसकी संरचना कैसी है। यहाँ पे देखो P4 में 4 बंद बनाना है ना उसको, तो एक तो इसने इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, इसने एक बंद इसके साथ बना लिया, और ये वाला बंद इसके साथ बना लिया। 4 बंद हो गए। वो भी वही करेगा, वो वाला भी। देखो एक बंद इसने बना लिया, एक साथ इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इधर
और एक इधर, सबके देखो 3 इसके हो गए, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, सबके 3 3। लेकिन इसमें क्या होता है, जो लाल फास्फोरस होता है उसमें तनाव, जैसे इसमें क्या था, ये 60 अंश का कोण था और ये चाह क्या रहा था, मेरा कोण हो जाए 109.28 है, ये चाह रहा था। लेकिन ये बिल्कुल फिर ये नहीं चाहता कि हमारा कोण जो है वो इतना हो जाए 109.28। तो ये अपना कोण जो है नहीं बढ़ाता है, कुछ नहीं, इसमें तनाव बिल्कुल नहीं होता है, कुछ भी तनाव नहीं होता है, जिस कारण इसमें क्रियाशीलता भी बहुत कम होती है। बात समझ पाए। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये वाला बंद है, ये बंद क्या होता है, ये कमजोर हो जाता है, यानी ये बंद बिल्कुल नहीं होता। और ये बंद यहाँ ना हो करके ये कहाँ होता है, देखो समझना ध्यान से, ये बंद यहाँ ना हो करके कहाँ होता है, यहाँ से हटेगा और ये आगे ऐसे बढ़ेगा और ये यहाँ आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये यहाँ पे जो बंद था ये हट करके इधर चला गया और यहाँ पे जो बंद था ये हट करके इधर चला गया। उसमें भी उसके आगे वाले उड़ी में देखो, यहाँ पे जो बंद था ये वाला हटेगा और इधर आ जाएगा और ये वाला हटेगा इधर जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, जब जुड़ गए तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे ये इसमें 2 अणु आपस में जुड़े होते हैं। और जब 2 अणु ऐसे आपस में जुड़े होते हैं तो इस संरचना को हम कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। क्या कहते हैं इसे, बहुलक। तो यानी जो लाल फास्फोरस है ये एक बहुलक है। क्या है, बहुलक। बहुलक आपको सेकंड पेपर में पढ़ाया जाएगा लास्ट में क्या होते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह होती है, ये पॉलीथीन एक बहुलक ही है। ठीक, तो इसको हम आपको बताएंगे पॉलीथीन वगैरह बहुलक कैसे है और बहुलक क्या होता है बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको समझा दिया कि यहाँ पे देखो जो पीला या सफ़ेद फास्फोरस होता है उसमें ये बंद बीच में बने रहते हैं, जबकि लाल फास्फोरस का जो ये वाला बंद है ये धीरे धीरे खत्म होकर होता है। ये क्या हो गया भाई। तो और इसमें देख लेते हैं कि जो यहाँ पे आपका सफ़ेद फास्फोरस है तो फास्फोरस की क्रियाशीलता कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक इसलिए होती है क्योंकि इनके जो ये बंध हैं इनमें तनाव बहुत ज़्यादा होती है, तो क्रियाशीलता इसकी बहुत अधिक होती है। जबकि इसकी क्रियाशीलता कैसी होती है, लाल फास्फोरस की क्रियाशीलता कम होती है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, इसमें तनाव अधिक होते हैं और ये अधिक सक्रिय है, वो बात बता चुके हैं। इसका तनाव जो है कम होता है और ये कम सक्रिय है। आगे ये जो सफ़ेद फास्फोरस होता है ये बिल्कुल मोम की तरह मुलायम होता है, जैसा मोम होता है उसी तरीके से मुलायम होता है। जबकि जो लाल फास्फोरस होता है ये सख्त होता है। अब ये मोम की तरह मुलायम है तो इसको चाकू से हम काट सकते हैं, अगर चाकू से काटोगे तो सफ़ेद फास्फोरस जो है वो चाकू से कट जाता है, जबकि रेड फास्फोरस जो है ये चाकू से नहीं काटा जा सकता। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या है, इसमें एक विशेष गंध आती है जो लहसुन जैसा। जो आपका सफ़ेद फास्फोरस है ये बिल्कुल गार्लिक जैसा इसमें महक आती है, जबकि इसमें रेड फास्फोरस में कोई विशेष महक नहीं होती है। आगे हम बात करेंगे, ये जहरीला होता है, जो सफ़ेद फास्फोरस होता है ये जहरीला होता है, पॉइजनियस। ठीक है, और इसमें जो लोग मान लो जहाँ सफ़ेद फास्फोरस जहाँ कहीं बनता है जिस फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं तो उनको एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं फॉसी जॉ। ठीक है, फॉसी जॉ यानी जबड़े में उनका जो है वो गलने लगता है, उनका जबड़ा जो है वो सड़न पैदा हो जाती है, तो इसे फॉसी जॉ नामक रोग कहते हैं, इससे रोग हो जाता है। जबकि ये जो रेड फास्फोरस है ये जहरीला नहीं होता। आगे देखेंगे, वायु में खुला रखने पर ये बिल्कुल जलने लगता है, ये बात हम बता चुके हैं। जबकि इसको वायु में खुला रखोगे तो ये क्रिया नहीं करता है। आगे ये जल में आग घुलनशील है, जल में जो है सफ़ेद फास्फोरस नहीं जलता है, जबकि ये CH2 में घुलता है। और ये जो आपका रेड फास्फोरस है ये किसी में नहीं घुलता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस सफ़ेद फास्फोरस तथा रेड फास्फोरस में हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और 1-2 बार इनको आप अध्ययन कर लीजिए। जो पेपर में आएगा आप उसको अच्छे से बना करके लिख दीजिए। ठीक है।